हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल और इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 1 23 टू 27 के छात्र एवं छात्रा हैं। ठीक है, आज हम इसमें देखेंगे हिंदी एमआई ऑब्जेक्टिव का वो वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो बीए वाले हों या फिर बीकॉम वाले हों या बीएससी वाले हैं, सबके लिए कंपल्सरी विषय है। हिंदी आपको 100 मार्क्स का लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है काफ़ी ही वीवीआई है। ठीक है, और ये जो आपका जो है आपको गद और पद, इसमें महामैराथन क्लास में आज हम लोग सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारा रहा, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लमही में। यानी मुंशी जो प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका लमही में उनका जन्म हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 जुलाई 1880 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ? यानी प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था? तो उनका जो निधन हुआ वो 8 अक्टूबर 1936 को। और जन्म कब हुआ था? तो 13 जुलाई 1880 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पूछ सकता है आप प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, या फिर आपसे मृत्यु भी पूछ सकता है। तो आप दोनों डेट को याद रखिएगा। ठीक है, छोटा और बड़ा। यानी 8 अक्टूबर जो है 1936 को मृत्यु हुई थी और 13 अक्टूबर 1880 का उनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रेमचंद किस रूप में ख्यात है? यानी किस रूप में प्रेमचंद ख्यात हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथा सम्राट। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की कुल कहानियां कितनी हैं? यानी उन्होंने मुंशी प्रेमचंद थे वो कुल कितने कहानियां लिखे? तो वहीं आपको लिखे हुए थे लगभग 300। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं कि आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि इसका जो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी बीए वाले स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। सारे एमजेसी या फिर एमआईसी हो, सारे विषय की तैयारी कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि जितना भी कॉलेज इन्फॉर्मेशन हो, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, कॉलेज संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे चैनल पर सर्वप्रथम आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे आगे। ठीक है, तो चैनल को जितने भी देख रहे हैं छात्र एवं छात्रा, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में अपना शेयर कर दें ताकि उनको भी लाभ हो। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र की सभी कहानियों के संग्रह का क्या नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर के 8 भागों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित अयोध्यानाथ के कितने पुत्र थे? यानी पंडित अयोध्यानाथ के कितने पुत्र थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुमुद का विवाह किससे हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनदयाल से। यानी इसका कहानी है, अगर आप लोग का अगर 250 लाइक आ जा रहा है तो हम इसका जितना भी है क्वेश्चन, आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, व्याकरण, सबको आपको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब वो भी ये कहानी है ना एकदम, उससे भी एकदम ईजी पूर्वक हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, फूलमती से उसके गहने ठगने का कुचक्र किन पुत्रों ने रचा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उमानाथ ने तथा दयानाथ ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी और ख और ग दोनों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखबार में फूलमती के किस पुत्र ने आपत्तिजनक लेख लिखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानाथ। आइए अगला क्वेश्चन, फूलमती का कौन सा बेटा वजीफा पाकर विलायत गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीतानाथ। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कामतानाथ किस बीमारी से ग्रस्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलमती के जीवन का अंत कैसे हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी में डूबने से। यानी फूलमती जो थी उसका अंत कैसे हुआ, यानी मृत्यु कैसे हुआ? तो गंगा नदी में डूब जाने से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला चैप्टर हमारा पहला जो चैप्टर था वो खत्म हो गया है। अब आइए हम दूसरा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर ये रहा हमारा,
दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भय। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई ज्योतिष्य किससे कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो कौन सा भाव पैदा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भय। अगर आप ही को कहा जाए कल तुम्हारा हाथ पांव टूट जाएगा तो आपके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? भय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भय। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी से कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे तो कौन सा भाव उत्पन्न होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोध। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता का महान गुण माना जाता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मनोरंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिद्धांतिक समीक्षा संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भी पता है, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है, यानी उन्होंने सबसे पहले कौन सा निबंध लिखा हुआ था? ठीक है, प्रथम प्रकाशित निबंध तो उन्होंने साहित्य लिखे हुए थे, निबंध था उनका। ठीक है, किनका? रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतामणि भाग 1 और 2। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चैप्टर हमारा वो भी खत्म हो गया, तीसरा का चैप्टर हमारा शुरू हो गया है। बेनपुरी ने गुलाब को किसका प्रतीक माना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत को। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गेहूं और गुलाब शीर्षक पाठ क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्द चित्र। अगला क्वेश्चन, बेनपुरी जी के अनुसार नए मानव की क्या नई आकांक्षाएं हैं, माने क्या आकांक्षा हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब की विजय। अगला क्वेश्चन, अपनी वीडियो को वश में करने के लिए आज मनोवैज्ञानिक ने कितने उपाय बतलाए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव को मानव किसने बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी तक कुछ दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, आप बिहार के किस जिला से देख रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। वैसे ये वीडियो बिहार के जितने भी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बेनपुरी जी ने गेहूँ को किसका प्रतीक माना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक विकास का। अगला क्वेश्चन, बेनपुरी के अनुसार किसकी दुनिया आने वाली है? तो गुलाब की दुनिया आने वाली है। अगला क्वेश्चन, किसकी दुनिया खत्म होने जा रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? गेहूं की। ये बहुत अच्छा है, अगर इसको अब मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम आपको लगेगा ना गेहूं और गुलाब का कहानी एकदम बहुत इजीली भाषा में आपको हम समझा देंगे। ठीक है, वैसे एक और क्लास आपको लेके आएंगे, लेकिन आपको वही है कि अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके, है कि नहीं। राम वृक्ष बेनपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनीपुरी ग्राम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम वृक्ष बेनपुरी का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1902 में। अब एक पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर को भी हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको हम इसमें हम बता दे रहे हैं ताकि वहाँ पे एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर यानी वन लाइनर। गेहूं और गुलाब शीर्षक रचना में गुलाब किसका प्रतीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाब संस्कृत का प्रतीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गेहूं और गुलाब शीर्षक पाठ में गेहूं किसका प्रतीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गेहूं भौतिकता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता क्यों है? पेट की ज्वाला शांत करने के लिए, शरीर को पुष्ट बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता है, यानी शरीर को जो है वो भूख शांत करने के लिए तथा शरीर को मजबूत करने के लिए गेहूं की आवश्यकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव और पशु में श्रेष्ठ कौन है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव एक चैतन्य प्राणी है, उससे बुद्धि और विवेक है और पशु में विवेकहीन है अतः मानव श्रेष्ठ प्राणी है। अगला क्वेश्चन, अब नए मानव की क्या नई आकांक्षा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अब नए मानव की नई आकांक्षा है कि गेहूं और गुलाब के विजय यानी भौतिक पर सांस्कृतिक भावनाओं का विजय। ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आइए अगला चैप्टर को हम देखते हैं। आइए अगला चैप्टर का ये रहा पहला क्वेश्चन, राहुल संस्कृत यान का पहला नाम क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रामोदार दास। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राहुल जी किस मत के पोषक थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाद। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें क्या कहा जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नास्तिक। अगला क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं, राहुल जी किस वाद के समर्थक थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बुद्धिवाद के वो मतलब समर्थक थे। कोई भी बुद्धिवाद का ही समर्थक रहता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, वह किस श्रेष्ठ मानते हैं? तो वो मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ के तीन सूत्रों को अनुवाद वह रोज कर लेते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, क भी हो जाएगा और ख भी हो जाएगा, यानी प्रमाण वार्तिका तथा मंजली निकाय। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वे परिश्रम में किसके समान थे? तो वे शंकराचार्य के समान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शांति प्रियता के संदर्भ में किसके समान थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तथागत। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, भ्रष्टाचार का हल्ला किसके द्वारा मचाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी चीज है जो राजा को तो नहीं दिखता पर दरबारियों को कभी कभी दिखता है? तो बुरे सपने। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम किन्हें सौंपा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष दल को, विशेषज्ञ दल को। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार की खोजबीन के लिए विशेषज्ञ जाति कितने लोगों को बुलाया जाता है? तो उन्हें 5 जाति लोग को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार का स्वरूप कैसा होता है? तो भ्रष्टाचार का जो स्वरूप होता है वो होता है सूक्ष्म। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साधु को तवंजी की कारखाना खोलने के लिए पेशगी के तौर पर कितनी राशि मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5000। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राजा पहली बार महीने की किस तारीख को तावीज का असर देखने को निकलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, राजा दूसरी बार महीने में किस तारीख को तावीज का असर देखने के लिए निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2 बार दे दिया है। ठीक है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जमानी में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन, और जो है ये अगला क्वेश्चन रहा और अगला चैप्टर भी रहा, बाबर की ममता कैसी एकांकी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवेंद्र नाथ शर्मा की निम्नलिखित एकांकी में कौन सी एकांकी संग्रह है? तो पराजित मंजरी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, बाबर की ममता एकांकी में किस बादशाह का पुत्र प्रेम वर्णित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबर कहाँ के रहने वाले थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अरब के रहने वाले थे। हुमायूं कहाँ बीमार पड़े थे, यानी उनको बीमार कहाँ पड़े हुए थे? तो वो आगरा में पड़े हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बाबर एक योद्धा था, उसके साथ ही वह क्या था? तो वो शायर भी थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बाबर ने सबसे बड़ी विजय कहाँ प्राप्त की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पानीपत में। अगला क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई में प्राप्त करोड़ों
की संपत्ति के बराबर ने क्या किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ग, दान और तोहफा देने में व्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औलाद की मोहब्बत इंसान के दिल की क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कमजोरी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान के राजपूतों के लिए बराबर के दिल में क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज्जत। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बाबर की ममता के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की ममता है क्या है? तो उनकी एकांकी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की ममता कथा वस्तु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सी रचना है? तो वो है बाबर की ममता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा, बाबर की ममता किस प्रकार की रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एकांकी। अगला क्वेश्चन, दवा बीमारी की होती है मौत की नहीं, यह किसका कथन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवेंद्रनाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कहाँ हुआ था पूछ सकता है या फिर कब भी पूछ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। और आपको कमेंट करके बताना है कि देवेंद्रनाथ शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस जगह हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा अगला चैप्टर का, संत कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में संत कबीर की रचना कौन सी मानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजक। आइए अगला क्वेश्चन, संत कबीर किस पथ या संप्रदाय के कवि थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ज्ञानाश्रयी सखा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, साखी की रचना किस कवि ने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, संत कबीर के अनुसार प्रेम शून्य शरीरधारी प्राणी कैसा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहार के भांति के समान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, कबीर कवि हैं तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ज्ञानाश्रय को। अगला क्वेश्चन, कबीर की काव्य धारा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साधु ककड़ी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर के उपाय हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निगुण ब्राह्य। अगला क्वेश्चन, ईश्वर और जगत के अलग अलग मानने वाले की वृद्धि होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वैत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ज्यासी कवि हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों, यानी प्रेम मार्गी भी है तथा निर्गुण भी है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्यासी के दीक्षा गुरु थे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, इनमें से ज्यासी के काव्य ग्रंथ है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, पद्मावत तथा अखरावत, यानी दोनों हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, पाठ्य पुस्तक में ज्यासी रचित प्रथम पद में संसार का प्रपंचन किसको कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों, यानी राजा तानसेन की पत्नी को तथा नागमती को। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में ज्यासी रचित दूसरे पद में सागर में यश के खो जाने का कारण किसको बताया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लोभ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी मत में साधना के कितने स्वप्न हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे ये रहा, प्रेम ख्याल काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तसव्वुफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी साधकों में महिला संत हैं
तो महिला संत कौन थी? तो उस समय रबिया थी। दोस्तों अभी तक आपने कमेंट करके बताया नहीं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप किस जिला से देख रहे हैं, आप किस जगह से देख रहे हैं, आप फटाफट कमेंट करके हमें बता दीजिए ताकि हमें भी पता चले आप बिहार के किस जिला से आप ये वीडियो को देख रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा, पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय यानी ही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंघल द्वीप। अगला क्वेश्चन, पद्मावत में पद्ममणि किसका प्रतीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परम सत्ता की। अगला क्वेश्चन, पद्मावत की भाषा है, तो पद्मावत की कौन सा जो भाषा है वो साहित्यिक अवधि है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो नागमती वियोग खंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत को अन्योक्ति के स्थान पर अब प्राय समासुक्ति माना जाने लगा है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ख। पद्मावत के उपसंहार के पद जो अन्योक्ति के आधार पर है उसके आलोचनात्मक प्रक्षेपित सिद्ध कर दिया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चित्रावली को। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस काव्य ग्रंथ का कथनांक पद्मावत से प्रभावित है? तो कौन सा कथनांक पद्मावत से प्रभावित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छिताई वर्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम प्रमाणिकता और बड़ा महाकाव्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकाव्य जो था वो महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य, तो वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर पद्मावत। ठीक है, अगर इसी में दिया रहा था प्रथम नहीं पूछ के यहाँ पर पूछता कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा महाभारत। ठीक है दोस्तों, आइए अगला चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों आज जितना भी चैप्टर है उसको आज हम फाइनल कर देंगे, आपके जितना भी किताब में दिया हुआ है चैप्टर। तुलसीदास का आराध्य कौन है? यानी तुलसीदास का आराध्य कौन है यानी पूजनीय कौन है? तो राम। आइए, पुष्प वाटिका का प्रसंग किस पुस्तक का अंश है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रामचरितमानस। आइए अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है, तो किनकी रचना है तुलसीदास का? रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामश्रयी सगुण धारा। ठीक, पुष्प वाटिका का प्रसंग किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा हमारा? तुलसीदास। पुष्प वाटिका प्रसंग किस कांड का अंश है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वें रामायण के रचयिता हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, तुलसी जी इनमें से किसके समकालीन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नाभादास। ठीक है, किनके समकालीन थे? यानी समकालीन कहने का अर्थ है, आपको इसको पहले भी हम बताए हुए थे, समकालीन माने उनके समय। ठीक है, जैसे हम आपके समकालीन हैं या फिर आप हमारे समकालीन हैं, इसी प्रकार उस समय समकालीन का यही अर्थ हुआ कि आदमी जीवित है ना उसके समय, वही हुआ। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रामचरितमानस का लेखन कार्य तुलसी जी ने कहाँ शुरू किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अयोध्या। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसे कहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्मिथि ने। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रामचरितमानस में 7 कांड है, इसका अंतिम कांड कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरकांड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास ने किस उद्देश्य से राम की जीवन कथा की रचना की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने अंतःकरण की सुख प्राप्ति के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस का महत्व आज क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जीवन का मूल्य निर्धारण के कारण, ठीक है, तथा सगुण भक्ति एवं लोकसभा का कामना के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरित्र में संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, और ये अगला चैप्टर भी रहा, भारत दुर्दशा शीर्षक कविता भारत तेंदु के किस नाटक के अंतर्गत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की दुर्दशा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि भावना की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देश प्रेम की भावना। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हम फटाफट देख लेते हैं।
प्रस्तुत कविता में व्यंजित हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से दोनों, यानी अतीत गौरव में भी हुआ है तथा देश प्रेम में भी हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य के ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ है, यह कथन किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु युग साहित्य व्यापक स्तर पर गद्य प्रभावित है, यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किस रचनाकार की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का पहला दैनिक समाचार है, तो कौन सा दैनिक समाचार है? तो उदन मार्तंड। अगला क्वेश्चन, नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो वो थी बाला बोधिनी। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, भारतेंदु युग में क्या? तो वो होगा मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं, तो इसकी जो विशेषताएं हैं तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क ख और ग तीनों हो जाएगा। ठीक है, यानी पद के क्षेत्र में प्राचीनतम आग्रह और पद में नवीनता का आग्रह। अगला जो हो जाएगा, राज्य भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी उदय तथा पद के समान ही गद्य पर भी विकास। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या उसमें है आपको तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 2 मिनट में कर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, भारतेंदु जी भारत दुर्दशा में भारत की स्थिति का वर्णन किया है, सही है। भारतेंदु युग का पुनर्जागरण का युग है, ये भी सही है। ठीक है, तथा भारतेंदु के रीतकालीन मुक्तकों का संकलन भारती भूषण नाम से किया है, ये गलत है, यानी 1 और 2 आपका सही है और जो है आपका 4 भी गलत है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतेंदु युग काव्य प्रवृत्तियां हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां से कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके